गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास से संबंधित रिकार्डो के क्या विचार थे। आर्थिक विकास के संदर्भ में रिकार्डो ने क्या कहा था, उनके जो विचार हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि रिकार्डो ने आर्थिक विकास के संदर्भ में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। रिकार्डो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे और उन्होंने दूसरे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो विचार थे उस विचार को और विकसित किया, अच्छा किया। इसीलिए रिकार्डो को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकासकर्ता भी कहा जाता है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के संदर्भ में जो थ्योरी है रिकार्डो का, इसको उन्होंने एडम स्मिथ के विचारों को ही और विकसित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम लोग ये पाते हैं कि रिकार्डो ने आर्थिक विकास के बारे में कोई क्रमबद्ध सिद्धांत तो नहीं दिया है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास से संबंधित जो रिकार्डो के विचार हैं वे हमें उन पत्रों में भी प्राप्त होते हैं जो रिकार्डो ने दूसरे अर्थशास्त्रियों को लिखा था। वहाँ भी हमें उनके वो विचार मिलते हैं। तो हम लोग अब यहाँ ये बात करेंगे कि रिकार्डो अपने विकास के सिद्धांत में, आर्थिक विकास के सिद्धांत में क्या कहना चाहते थे। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक विकास उन्मुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ हम लोग ये ध्यान देंगे कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है या उनके जो आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं, ये विचार विकसित देशों से संबंधित है। ये विचार पूंजीवादी देशों से संबंधित है। तो रिकार्डो ने अपने विचार में ये बताने का प्रयास किया कि पूंजीवादी देशों में आर्थिक विकास किस तरह से होता है और अंत में पूंजीवादी देश में ये स्थिर अवस्था में कैसे पहुंचती है, ये स्थिर साम्य की दशा में कैसे पहुंचती है, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है। रिकार्डो के विचार को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इन्होंने एडम स्मिथ के जो पूंजी संचय का कंसेप्ट है जो एडम स्मिथ ने दिया था, तो रिकार्डो ने भी एडम स्मिथ के वो पूंजी संचय के कंसेप्ट को उन्होंने लिया एडम स्मिथ से, और वो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से भी बहुत प्रेरित है। उन्होंने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का भी इसमें प्रयोग किया है और इसके साथ उन्होंने अपने विचार में जो उत्पत्ति ह्रास नियम है और जो लगान का निर्धारण कैसे होता है और मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने मिला के विकास से संबंधित अपने विचार दिए हैं। और इन्होंने इन सब चीज़ों को यानी कि पूंजी संचय को, जनसंख्या को, उत्पत्ति ह्रास नियम को, लगान को और मजदूरी को, इन सब को आपस में मिलाकर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि एक पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक विकास किस तरह से होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को उन्होंने बताने का और समझाने का प्रयास किया है। तो रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित विचार पर और आगे व्याख्या करने से पहले हम लोग कुछ मान्यताओं के बारे में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने कौन कौन सी मान्यताएं ली हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है, इसकी जो पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता वाली अर्थव्यवस्था को लिया है। दूसरा,
तकनीकी ज्ञान की जो स्थिति है वो दी हुई है। तकनीकी ज्ञान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, ये उन्होंने माना है। उसके अलावा उन्होंने पूंजी और श्रम इन दोनों को उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग किया है। उत्पत्ति के साधन इन्होंने माना है और ये परिवर्तनशील है। पूंजी और श्रम ये उत्पत्ति के परिवर्तनशील आगत हैं, परिवर्तनशील इनपुट हैं। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत में ये माना है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है तथा भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। भूमि की पूर्ति स्थिर है और इस पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। आगे उन्होंने कहा कि जितनी भी भूमि है वो सारी भूमि का प्रयोग अनाज के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। भूमि का कोई दूसरा वैकल्पिक प्रयोग नहीं है, अनाज के उत्पादन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। और अनाज की जो मांग है वो पूर्णतः लोचदार होती है, अनाज की जो मांग है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। आगे उन्होंने ये मान्यता लिया है कि पूंजी संचय लाभ से उत्पन्न होता है तथा श्रम की मांग पूंजी संचय पर निर्भर करती है। श्रम की नेक्स्ट उनकी जो मान्यता है वो नेक्स्ट मान्यता है कि श्रम की पूर्ति एवं कीमत स्थिर दी हुई है तथा श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है। ये रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। अब इन मान्यताओं के आधार पर हम लोग रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले रिकार्डो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांट लिया है। 3 वर्गों के अंतर्गत उन्होंने भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक इनको लिया है। रिकार्डो ने ये माना है कि जितना भी कृषि का उपज होता है, कृषि का जो उत्पादन होता है, यानी कि राष्ट्र आय, जो कुल उपज है वही कुल राष्ट्र आय है। तो ये कुल राष्ट्र आय का बंटवारा इन्हीं 3 वर्गों के बीच में होता है। कृषक को लगान प्राप्त होगा, भूमिपति को, कृषक अर्थात भूमिपति को लगान प्राप्त होगा, पूंजीपति को लाभ प्राप्त होगा और श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो कुल उत्पादन है, कृषि से संबंधित जो कुल उत्पादन है वो कुल उत्पादन समाज के इन 3 वर्गों में बंट जाएगा। अब ये कुल उत्पादन समाज के 3 वर्गों में कैसे बटेगा? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो प्रति इकाई लगान का जो निर्धारण होता है वो एपी और एमपी का अंतर होता है। एवरेज प्रोडक्टिविटी माइनस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि अनाज की औसत उत्पादकता में से अनाज की सीमांत उत्पादकता को जब घटा देते हैं तो वहाँ पर प्रति इकाई लगान प्राप्त होगा। और कुल लगान किस प्रकार से मिलेगा? जब हम लोग उत्पादन की औसत मात्रा में से श्रम की सीमांत उत्पादन मात्रा को घटा देते हैं और उसके बाद भूमि पर लगाई गई श्रम और पूंजी की मात्रा को उसमें गुना कर देते हैं, तो इस तरह से कुल लगान की प्राप्ति होगी। मजदूरी निर्धारण के संदर्भ में रिकार्डो ने कहा है कि मजदूरी कोष को जब हम लोग मजदूरों की संख्या से भाग देते हैं तो मजदूरी का निर्धारण होता है, यानी कि मजदूरी कोष जो रहता है वो मजदूरों की संख्या में बढ़ जाता है। तो मजदूरी कोष डिवाइडेड बाय मजदूरों की संख्या, इस आधार पर मजदूरी तय होती है कि एक मजदूर को कितनी मजदूरी का भुगतान करना है। लाभ का निर्धारण कैसे होगा? लाभ बराबर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता और माइनस मजदूरी की दर।
या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि कुल उत्पादन में से सबसे पहले लगान का हिस्सा घटेगा। तो कुल उत्पादन में से लगान का हिस्सा घटा देने के बाद जो शेष बच जाएगा, उस शेष में लाभ और मजदूरी दोनों रहेगा। ब्याज को या ब्याज की गणना रिकार्डो ने अलग से नहीं की है, उन्होंने लाभ में ही ब्याज को इंक्लूड माना है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि लाभ की गणना कैसे होगी। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में रिकार्डो का कहना है कि जो उत्पादन जो भी होता है, उसी उत्पादन यानी कि पूंजी निर्माण जब होता है तो पूंजी निर्माण का परिणाम उत्पादन होता है। पूंजी निर्माण अधिक होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा। या हम लोग इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उत्पादन जो है ये पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और पूंजी निर्माण कम होने से उत्पादन कम होगा। यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल, ये इनका कहना है। पूंजी कैसे होगा, पूंजी का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में रिकार्डो का कहना है कि पूंजी जो है वो बचत का परिणाम होती है। बचत जितना होगा उसी हिसाब से पूंजी का निर्धारण होगा। बचत कितना होगा, जब कुल आय में से उपभोग को घटा दिया जाएगा तो बचत होगा। कुल आय अगर Y है और उपभोग कंजम्पशन C है और बचत जो है वो S है, तो S इक्वल्स टू यानी कि बचत इक्वल्स टू Y माइनस C कि कुल आय में से उपभोग को घटा देंगे तो बचत प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो पूंजी का जो निर्माण होता है वो बचत का ही परिणाम रहता है। बचत अधिक होगा तो पूंजी निर्माण होगी, और बचत अधिक नहीं होगा तो पूंजी निर्माण भी अधिक नहीं होगी। अब यहाँ पर रिकार्डो कहते हैं कि जो भी पूंजीपति है, पूंजीपति लोग पूंजी का प्रयोग प्रायः दो कार्यों के लिए करते हैं। वो दो कार्य क्या है? सबसे पहला, अपनी पूंजी हेतु वे लाभदायक विनियोग करते हैं ताकि जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उन सारे उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कुशलतम ढंग से हो सके, या वे सारे उपलब्ध संसाधनों का जो आवंटन है वो आवंटन अच्छे से हो सके, ये उनका कहना है। इसीलिए पूंजीपति लोग जो हैं सबसे पहले अपने पूंजी का विनियोग जो है वो लाभदायक विनियोग करने का प्रयास करते हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का आवंटन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके। अपनी क्रियाओं दूसरा पूंजी का प्रयोग वो कैसे करते हैं? पूंजी संचय के माध्यम से वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आर्थिक विकास में वृद्धि करना चाहते हैं। तो ये दो कारण हैं। इन दो कारणों से पूंजीपति जो है वो अपने पूंजी का प्रयोग करते हैं। रिकार्डो आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूंजीपति को ही मानते हैं। उनका ये मानना है कि अगर पूंजीपति नहीं रहेंगे तो आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। समाज में बहुत लोग भूखे रह जाएंगे, मजदूर भी बेसहारा रह जाएंगे क्योंकि उनको नौकरी देने वाला, उनको मजदूरी देने वाला कोई नहीं होगा, और आर्थिक विकास की जो गति है वो रुक जाएगी। इसलिए रिकार्डो का मानना था कि पूंजी का और पूंजीवाद का विकास होना जरूरी है। पूंजी और पूंजीवाद के विकास से ही समाज को भी बेनिफिट मिलेगा और श्रमिकों को भी बेनिफिट मिलेगा और मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए उन्होंने ये मान लिया था कि पूंजीपतियों को
अपने लाभ बढ़ाने का छूट देना चाहिए और उन्हें अपने लाभ को अधिकतम करने का मौका देना चाहिए। रिकार्डो ने पूंजीपतियों को 3 तरीके बताए थे। ये 3 तरीकों के माध्यम से वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकते थे, लाभ को बढ़ा सकते थे। वो 3 तरीके कौन से हैं? वो 3 तरीके हैं जिसमें सबसे पहला उनका कहना था कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देना, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। दूसरा उनका मानना था कि करों से मुक्ति, यानी कि पूंजीपतियों को किसी भी तरह का कर नहीं देना चाहिए और उनको अपना हिसाब किताब ठीक से रखना है, हिसाब किताब का कैलकुलेशन ठीक से रखना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि व्यापार जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। तो इस प्रकार रिकार्डो ने पूंजीपति और पूंजीवाद की बड़ी समस्या की, यानी कि पूंजी और पूंजीवाद को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में इन 3 बातों को उन्होंने रखा। इन 3 बातों के माध्यम से पूंजीपति जो है वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो जो हैं वो आर्थिक स्थिरता की दशा के बारे में बताते हैं। तो वो आर्थिक स्थिरता की दशा के बारे में एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि लास्टली पूंजीवादी इकोनॉमी जो है वो स्थिर दशा में चली जाती है, ऐसा कैसे होता है। उनका कहना है कि ये एक क्रम के तहत चलता है, एक सीरियल के तहत चलता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, जब लाभ बढ़ने लगते हैं, पूंजीपतियों के लाभ बढ़ने लगते हैं आर्थिक विकास के साथ साथ, तो पूंजीपतियों के लाभ बढ़ने के साथ साथ पूंजी निर्माण भी जो है वो भी और अधिक होने लगता है। और जब पूंजी निर्माण अधिक होने लगता है तो कुल उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे मजदूरी कोष भी बढ़ जाती है। ये होता है सबसे पहले, लाभ बढ़ा, पूंजी निर्माण बढ़ा, और जब पूंजी निर्माण बढ़ा तो मजदूरी कोष बढ़ा। अब मजदूरी कोष बढ़ने से क्या होता है, मजदूरी कोष बढ़ने से मजदूरी बढ़ जाती है, और जब मजदूरी बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो लोगों को जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जा रही थी, तो अब मजदूरी कोष में वृद्धि हो गई तो मजदूरी दरें बढ़ गई। अब जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो अनाज की मांग बढ़ने लगती है, जब अनाज की मांग बढ़ती है तो उस अनाज की पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे अधिसीमांत भूमियों पर खेती की जाने लगती है, धीरे धीरे करके अधिसीमांत भूमि पर खेती होती जाती है, और जैसे जैसे करके अधिसीमांत भूमि पर खेती होने लगेगी अनाज की जो कीमत है वो बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार क्या होता है, अधिसीमांत भूमि पर खेती होते जाने से एक और तो लगान बढ़ने लगता है, जैसे जैसे अधिसीमांत भूमि पर खेती होगी वैसे वैसे लगान बढ़ेगा। लगान बढ़ने से पूंजीपतियों के लाभ जो हैं वो घटने लगते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय का बंटवारा 3 लोगों के बीच में होता है ना, भूमिपति, पूंजीपति और मजदूर। तो एक और यहाँ देख रहे हैं कि लगान बढ़ रहा है तो पूंजीपतियों का लाभ घटने लगेगा, और जब पूंजीपतियों का लाभ घटने लगेगा तो मजदूरी कोष घटने लगेगी, क्योंकि पूंजी संचय कम होने लग जाएगा, और जब पूंजी संचय कम होने लग जाएगा तो मजदूरी भी कम हो जाएगी, तो श्रमिकों की मजदूरी घटने लगती है। तो एक तरफ लाभ कम हो जाएगा, दूसरी तरफ मजदूरी निर्वाह स्तर के करीब पहुंच जाएगी, मजदूरी भी घट जाएगी और लगान जो है वो बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से यह क्रम लगभग चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा कि लगान बढ़ता जाएगा और लाभ घटते जाएगा, और श्रमिकों को जो मजदूरी है वो निर्वाह मजदूरी के बराबर ही मिलेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आगे और होते होते क्या होने लगेगा कि इस अवस्था में लाभ जो है वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, लाभ पूरा शून्य हो जाएगा और पूंजी संचय रुक जाएगा, क्योंकि लाभ शून्य हो जाएगा तो पूंजी संचय होगा ही नहीं।
पहले ही इन्होंने बता दिया है कि पूंजी संचय के द्वारा ही लाभ के द्वारा ही पूंजी संचय होता है। लेकिन जब लाभ ही शून्य हो जाएंगे तो पूंजी संचय भी रुक जाएगा, जनसंख्या स्थिर हो जाती है और मजदूरी जो है वो निर्वाह स्तर पर रहेगी, लगान ऊंचा होता जाएगा और आर्थिक विकास रुक जाता है। तो इसी अवस्था को रिकार्डो ने स्थिर अवस्था कहा है। तो ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्थिर अवस्था किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि लाभ धीरे धीरे घटते जाएगा, मजदूरी भी स्थिर हो जाएगी और लगान जो है वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो है वो स्थिर अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, ये रिकार्डो ने कहा है। रिकार्डो ने एक निराशाजनक भविष्य की कल्पना की है। उन्होंने कहा है कि समय बीतने के साथ साथ आर्थिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां पर लाभ जो है वो पूरी तरह से घट जाएगा और वो शून्य हो जाएगा। चूँकि लाभ ही बचत और विनियोग का मुख्य स्रोत है, तो जब लाभ ही घट जाएगा तो बचत भी नहीं हो पाएगा और विनियोग भी नहीं हो पाएगा और पूंजी संचय बिल्कुल ही रुक जाएगा। जब पूंजी संचय बिल्कुल ही रुक जाएगा तो दीर्घकालीन स्थिर अवस्था आ जाएगी। दीर्घकालीन स्थिर अवस्था में क्या होगा? दीर्घकालीन स्थिर अवस्था की कुछ विशेषताएं होंगी, जैसे दीर्घकालीन स्थिर अवस्था के दौरान प्रगति की जो दर है वो शून्य होगी, मौद्रिक मजदूरी एवं जो लगान है वो अधिक रहेगी, लाभ शून्य या लगभग शून्य के बराबर होगा और मजदूरी जो है वो जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाएगी, लगान की दर ऊंची होगी। तो इस प्रकार ये जो स्थिर अवस्था है, इस स्थिर अवस्था को रिकार्डो ने कोई खुशी का चिन्ह नहीं माना है, बल्कि रिकार्डो ने इस स्थिर अवस्था को निराशा की स्थिति माना है और ये मान लिया है कि पूरी अर्थव्यवस्था में इस स्थिर अवस्था के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था में जो है वो पतन शुरू हो जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत होने लगेगा, ये उनका कहना है। तो इस तरह से रिकार्डो ने जो है वो आर्थिक विकास के संदर्भ में अपनी बातों को रखा है, अपने विचारों को उन्होंने दिया है। तो रिकार्डो के जो आर्थिक विकास से संबंधित उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं, कुछ अच्छी बातें हैं जो कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर प्रकाश डालती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने लाभ के सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने बचत को बहुत महत्व दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण जरूरी है और पूंजी निर्माण जो है वो बचत से ही संभव होता है। इसलिए अगर बचत नहीं किया जाएगा तो पूंजी निर्माण भी नहीं होगा और आर्थिक विकास भी नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि लाभ की दर में जो है वो धीरे धीरे वृद्धि होनी चाहिए। जैसे जैसे पूंजी निर्माण बढ़ते जाएगा तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होने के साथ साथ लाभ की दर में भी वृद्धि होती जाएगी। तो रिकार्डो यहाँ लाभ में वृद्धि की दर के कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो जो हैं वो विदेशी व्यापार को भी बहुत महत्व देते हैं और उनका ये मानना है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, इन उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन संभव हो सकता है और देश में जो है विकास के मार्ग जो है वो आगे की ओर बढ़ सकता है। तो इस तरह से रिकार्डो ने विदेशी व्यापार को भी बहुत महत्व दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो जो है वो कृषि विकास पर भी जोर देते हैं।
उनका मानना है कि औद्योगिक विकास जो है वो कृषि विकास पर ही निर्भर है। जैसे जैसे कृषि का विकास होगा वैसे वैसे करके ही उद्योगों का विकास होगा। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या कृषि से ही की है। और उन्होंने राष्ट्र आय में जो सबसे मुख्य हिस्सा है, जो लगान का हिस्सा है, वो सबसे पहले रिकार्डो के अनुसार कृषि को ही प्राप्त होता है। उसके बाद जो बच जाता है कुल उत्पादन में से, कृषि को लगान दे देने के बाद में जो बच जाता है, वो बचा वाला हिस्सा जो है वो मजदूरी में और पूंजीपतियों के बीच में लाभ, यानी कि श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच मजदूरी और लाभ के रूप में वितरित होता है। इसीलिए रिकार्डो ने कृषि के विकास पर भी बहुत जोर दिया। ये भी उनके सिद्धांत का एक गुण है। फिर हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है ये एक प्रावेगिक सिद्धांत है। प्रावेगिक दैट मीन्स गतिशील सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने सिद्धांत को बताने के लिए रिकार्डो ने जिन भी चरों का प्रयोग किया है, जैसे जनसंख्या, मजदूरी, लगान, लाभ, इन चीज़ों को जो उन्होंने बताया है ये सारे प्रावेगिक हैं, सारे गतिशील हैं और इनका क्रमबद्ध अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने सिद्धांत में भी उन्होंने इसे गतिशील ही बताया है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ उन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया जो रिकार्डो के लगान सिद्धांत के प्रमुख गुण हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना किन किन आधारों पर किस प्रकार से की गई है। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना जो है ये मुख्य रूप से उनके सिद्धांत की मान्यताओं को लेकर किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनकी आलोचना के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोफेसर मायर एवं बोल्डविन ये रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। प्रोफेसर मायर एवं बोल्डविन इनका मत है कि डेविड रिकार्डो कोई विशेष अर्थशास्त्री नहीं थे और न ही उन्होंने कोई अधिक सिद्धांत ही प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार केवल आडम स्मिथ द्वारा छोड़ी गई आर्थिक कड़ियों को अपेक्षाकृत एक जटिल ढंग से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस तरह से प्रोफेसर मायर और बोल्डविन ने कहा है कि रिकार्डो ने कोई सिद्धांत विकसित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने आडम स्मिथ के ही विचार को थोड़ी जटिलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि और भी कई दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो हम लोग इनके सिद्धांत की आलोचना को कुछ प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आलोचना के अंतर्गत, तो वो है स्थिर अवस्था। तो यहाँ पर रिकार्डो ने जो स्थिर अवस्था के बारे में कहा है, जिस पर रिकार्डो ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो ये स्थिर अवस्था जो है ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। और दूसरे अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि रिकार्डो ने जिस तरह से स्थिर अवस्था के बारे में बताया है, जो विकास की लंबी अवस्था के दौरान प्राप्त होती है, तो आज तक भी विकसित देशों में इस तरह स्थिर अवस्था की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है, स्थिर अवस्था की स्थिति कभी नहीं पहुंची है। और अधिकतर अर्थशास्त्री या अधिकतर देश की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उन्होंने प्रायः इस अस्थिर अवस्था को टालने का प्रयास किया है और अब तक इकोनॉमी में कोई ऐसी स्थिर अवस्था नहीं पहुंची है। तो इस तरह उन्होंने रिकार्डो के जो स्थिर अवस्था की जो कल्पना है उसको उन्होंने अवास्तविक बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उन्होंने रिकार्डो ने प्रौद्योगिकी के महत्व की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मान्यता में तकनीकी को स्थिर मान लिया था, तो इस तरह रिकार्डो जो हैं वो तकनीकी विकास से परिचित नहीं थे, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से वो परिचित नहीं थे और वो ये नहीं जान पाए थे कि अगर तकनीकी में विकास होता है
तो किस तरह से अधिक उत्पादन किया जा सकता है और लाभ में वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि जो तकनीकी विकास है या औद्योगिक विकास है, यही आर्थिक विकास की कुंजी है। लेकिन रिकार्डो ने जो प्रौद्योगिकी विकास का जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी उन्होंने उपेक्षा की है। ये उनके सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने घटते प्रतिफल की नियम की मान्यता को लिया है और उन्होंने ये माना है कि किस तरह से जब अधिक उत्पादन करते जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा जब कृषि के क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम जो है वो काम करेगा और जिसके चलते कृषि से संबंधित उत्पादन जो है वो घटने लग जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान युग में जितने भी तकनीकी का विकास हुआ है, तकनीकी का परिवर्तन हुआ है और ये तकनीकी विकास और तकनीकी परिवर्तन के चलते कृषि में जो घटते प्रतिफल की जो दिक्कत थी या कृषि में घटते प्रतिफल की जो संभावनाएं थी, तो इनको तकनीकी विकास जो है इसने टालने का प्रयास किया है और तकनीकी प्रगति ने अभी तक घटते प्रतिफल के नियम को सही साबित होने नहीं दिया है। आज भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से बहुत सारे उन्नत राष्ट्र हैं जिन लोगों ने कृषि पर घटते प्रतिफल के नियम को लागू नहीं होने दिया है और अभी भी कृषि में उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई दर से प्राप्त हो रही है। तो इस तरह रिकार्डो के सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत था, तो इस सिद्धांत के अहस्तक्षेप की नीति के आधार पर इसकी जो है वो आलोचना की गई है। इसमें प्रोफेसर शुम्पीटर ने आडम स्मिथ की भांति रिकार्डो के भी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था होती है और उसमें मुक्त व्यापार एवं सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है, तो ऐसे में आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। तो इस तरह प्रोफेसर शुम्पीटर ने भी रिकार्डो के जो हस्तक्षेप की नीति है उसका खंडन किया है और उसकी जो है वो आलोचना उन्होंने की है। आगे हम लोग रिकार्डो के जो आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचना है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या संबंधी जो दोषपूर्ण विचार हैं, रिकार्डो ने यहाँ पर जनसंख्या संबंधी जो विचार था उसको उन्होंने मान लिया है कि जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी और मजदूरी में भी जो है वो कमी होती जाएगी। तो इस तरह से रिकार्डो ने यहाँ पर ये माना था कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी मजदूरी की दर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात रिकार्डो ने बिल्कुल गलत कही थी, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप मजदूरी दर में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। तो इस आधार से भी रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने ब्याज के कैलकुलेशन के बारे में कहीं नहीं बताया है। उन्होंने जो राष्ट्रीय आय का बंटवारा है, उस राष्ट्रीय आय के बंटवारे को उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक है लगान, जो कृषक को और भूमिपति को प्राप्त होता है, कृषक या भूमिपति को प्राप्त होता है। इसके बाद उन्होंने माना कि पूंजीपति को लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ उन्होंने ब्याज के बारे में कुछ नहीं बताया और रिकार्डो ने एक गलती ये की है कि उन्होंने लाभ में ही ब्याज को इंक्लूड मान लिया है। ये उनकी एक गलती है और वो ब्याज को लाभ का ही एक अंग मानते हैं, जो कि ये पूर्णतः
गलत है, क्योंकि पूंजीपति को ब्याज प्राप्त होना चाहिए और साहसी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिकार्डो ने पूंजीपति को ही लिया है, उन्होंने साहसी को नहीं लिया है। तो इस तरह रिकार्डो ने आर्थिक विकास के लिए जो ब्याज रहित जो विचार लिए हैं, उस ब्याज रहित विचार को भी पूरा गलत माना जाता है और इस आधार से भी उसकी जो है वो आलोचना की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने जो है पूंजी का एक स्थिर गुणांक माना था और जो कि गलत है। पूंजी एक स्थिर गुणांक नहीं है। दूसरा कि रिकार्डो ने पूंजी एवं श्रम दोनों को ही मतलब उन्होंने ये मान लिया था कि पूंजी और श्रम दोनों स्वतंत्र चर नहीं हैं, दोनों आश्रित हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पूंजी और श्रम ये दोनों जो हैं ये स्वतंत्र चर होते हैं। फिर रिकार्डो ने अपनी मान्यता में पूर्ण रोजगार की स्थिति को माना है, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री का ये मानना है कि कभी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है ये भी बिल्कुल गलत और भ्रामक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो धारणा ली है, तो उनका जो सिद्धांत है, जो रिकार्डो का आर्थिक विकास से संबंधित जो उनके विचार हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। जबकि दूसरे अर्थशास्त्रियों का या दूसरे आलोचकों का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये एक मिथ्या धारणा है, ये वास्तविक रूप से नहीं पाया जाता है और इसलिए भी रिकार्डो का जो आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार है वो दोषपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में विकास से संबंधित जो तत्व हैं, जैसे संस्थाएं, योग्यताएं आदि विद्यमान होती है, लेकिन रिकार्डो ने इन संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दिया है कि किस तरह से ये संस्थाएं जो है ये आर्थिक विकास में सहयोग करती है, आर्थिक विकास में सहायता करती है। इसके बारे में रिकार्डो ने ध्यान नहीं दिया है। और एक बड़ी आलोचना रिकार्डो के इस आधार पर भी की जाती है कि उन्होंने ये मान लिया है कि अनाज का जो उत्पादन है वो अनाज का उत्पादन भूमि का प्रयोग केवल अनाज के उत्पादन के लिए ही किया जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। भूमि का वैकल्पिक प्रयोग भी होता है, क्योंकि भूमि का प्रयोग मकान बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भूमि का प्रयोग केवल अनाज के उत्पादन के लिए भी किया जाए। तो इस तरह रिकार्डो ने भूमि के वैकल्पिक प्रयोगों की ओर ध्यान नहीं दिया था। ये भी उसके सिद्धांत की एक बड़ी कमियां थी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने जो अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं ये विकसित देशों के लिए दिया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने दिया है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लागू हो सकते हैं। लेकिन अर्धविकसित देशों के संदर्भ में रिकार्डो का ये सिद्धांत जो है ये लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात ये है कि रिकार्डो जो है वो उन घटकों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं या उन घटकों की ओर संकेत करते हैं जो आर्थिक विकास को लाने में या आर्थिक विकास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह जो आर्थिक विकास से संबंधित रिकार्डो के जो विचार हैं और उन्होंने जो घटकों का प्रयोग किया है वे अर्धविकसित देशों में भी विकास की दर को प्रोत्साहित करने में सहयोग कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि लाभ की दर में कैसे वृद्धि होती है, इसके बारे में भी रिकार्डो ने बताया है कि अर्धविकसित देशों में भी अगर लाभ के दर में वृद्धि करनी है
तो पूंजी संचय को बढ़ावा देना चाहिए, पूंजी संचय को महत्व देना चाहिए और इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, विदेशी व्यापार की आवश्यकता होगी और किस तरह से बचत किया जा सके कि बचत के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में बचत के माध्यम से पूंजी निर्माण जो है वो किया जा सके और उस पूंजी निर्माण के माध्यम से फिर आर्थिक विकास का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया जा सकता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने जो दो बड़ी चीज़ों का प्रयोग यहाँ किया, एक था कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा उत्पत्ति का ह्रास नियम। तो ये दोनों समस्याएं अर्धविकसित देशों में भी लागू होती हैं। तो कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि रिकार्डो का जो आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है ये अर्धविकसित देशों में भी लागू हो सकता है या ये उन कारकों के बारे में प्रकाश डालता है जो आर्थिक विकास को सफल बनाने में, आर्थिक विकास को लाने में हमारी सहायता जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास से संबंधित रिकार्डो ने क्या सिद्धांत दिए, या हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास से संबंधित रिकार्डो ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।